रिडॉक्स इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखेंगे और उसके लिए जो मेथड यूज़ करेंगे डेट विल बी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के ज़रिए से रिडॉक्स इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए बेसिकली 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें स्टेप नंबर 1 होता है कि रिएक्शन के दौरान कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर में कोई ना कोई चेंज आ रहा होता है रिएक्टेंट साइड पे, और प्रोडक्ट साइड पे उन एलिमेंट्स को हम इंडिकेट करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना होता है। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, आइडेंटिफाइंग दोज एलिमेंट्स दैट आर अंडरगोइंग एनी चेंज इन देयर ऑक्सीडेशन नंबर ड्यूरिंग द रिएक्शन। रिएक्टेंट साइड पे जब देखेंगे तो उन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर कुछ और होगी, और प्रोडक्ट साइड पे जब हम देखेंगे तो उन्हीं सेम एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो चेंज होगी। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि उनको हमने आइडेंटिफाई कर लेना है। स्टेप नंबर 2 में करना ये है कि एरोज की मदद से फिर उस चेंज को हमने इंडिकेट करना है कि ये जो चेंज आ रहा है एक्चुअली वो जो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आता है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन या इलेक्ट्रॉन लॉस्ट की वजह से आ रहा होता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए, कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, वहाँ पर एरोज की मदद से हमने उसको इंडिकेट कर देना है। ये होगा स्टेप नंबर 2। और स्टेप नंबर 3 में फिर हमने क्या करना है कि वो जो इंक्रीज आ रहा है या डिक्रीज आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में, उसको हमने इक्वेट कर देना है। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं और जो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो रहे हैं वो इक्वल होने चाहिए, उनको हमने इक्वल कर देना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। उनको इक्वेट करने के बाद, उनको बैलेंस करने के बाद बाकी जो एलिमेंट्स रह गए हैं, यानी ऐसे एलिमेंट्स भी उस रिडॉक्स इक्वेशन में मौजूद होते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर में कोई भी चेंज नहीं आया होता। रिएक्टेंट साइड पे जब देखें तो सेम ऑक्सीडेशन नंबर होगा, प्रोडक्ट साइड पे देखें तो वही उनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है जो रिएक्टेंट साइड पे है। तो उन एलिमेंट्स को फिर बैलेंस किया जाता है लास्ट पे, और उनके लिए हम इंस्पेक्शन मेथड यूज़ करते हैं। इंस्पेक्शन मेथड को ईजिली हम इस तरीके से बता सकते हैं कि रिएक्टेंट साइड पे हम देखेंगे उन एलिमेंट्स की कितनी तादाद है, प्रोडक्ट साइड पे देखेंगे कितनी तादाद है, फिर दोनों को किसी एक ऐसे डिजिट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, किसी डिजिट्स के साथ जिनसे दोनों साइड पे बिल्कुल सेम आंसर आए। तो ये हम देखेंगे कि किस तरह से ये किया जाता है। एग्जाम्पल हम इसमें ले लेते हैं, एक इक्वेशन है जिसमें पोटाशियम डाइक्रोमेट रिएक्टेंट साइड पे रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, उससे हमें 4 प्रोडक्ट्स मिल रही हैं, पोटाशियम क्लोराइड, क्रोमियम क्लोराइड, क्लोरीन और वाटर। सो इस एग्जाम्पल को हम आगे लेके चलेंगे, इसकी मदद से हम बैलेंस करना सीखेंगे। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाइंग दोज एलिमेंट्स दैट आर अंडरगोइंग एनी चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो इस एग्जाम्पल में अगर हमने ये देखना है और आइडेंटिफाई करना है एलिमेंट को कि कौन से एलिमेंट में ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज आ रहा है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम इस इक्वेशन में मौजूद तमाम एलिमेंट्स को उनके ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर दें। तो ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने के लिए जो रूल्स पड़े हैं उनको फॉलो करते हुए हर एलिमेंट को ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर हम देंगे। तो यहाँ से अगर स्टार्ट करें पोटाशियम डाइक्रोमेट से, पोटाशियम +1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करती है अपने कंपाउंड में, फर्स्ट ग्रुप की मेंबर है। तो अगर एक पोटाशियम की +1 है तो यहाँ पर 2 पोटाशियम है, +1 × 2, तो टोटल चार्ज हो गया +2 इस 2 पोटाशियम्स की वजह से। उसके बाद क्रोमियम जो है ये ट्रांजिशन मेटल है, तो ट्रांजिशन मेटल्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम फिर एंड पे निकालते हैं। पहले हम उनकी ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करते हैं जिनके हमें पता होता है कि इसका यही ऑक्सीडेशन नंबर होगा फिक्स्ड। तो ऑक्सीजन क्योंकि अपने मॉलिक्यूल्स में, अपने कंपाउंड्स में -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। एक ऑक्सीजन का अगर -2 है तो यहाँ पर 7 ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आएगा -14। अब ओवरऑल हमारे पास जो माइनस चार्ज है इट इज़ -14, और जो पॉजिटिव है अभी तक वो +2 है। हमने मॉलिक्यूल क्योंकि न्यूट्रल होता है ना, तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो ऑक्सीडेशन नंबर्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अभी हमारे पास सिर्फ +2 है, यानी +12 बाकी है। तो 2 क्रोमियम है, तो जो जितना भी +2 चार्ज है वो इन 2 क्रोमियम की वजह से होगा। तो इसलिए एक क्रोमियम की वजह से अगर +6 हो, +6 × 2 कर दें तो ये हो जाएगा +12। तो इस तरीके से हमने इनकी ऑक्सीडेशन ये जो नंबर है ये साइन करते जाएंगे। आगे है हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसमें हाइड्रोजन इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, या फिर हम कह सकते हैं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन क्लोरीन। तो इसलिए इसकी होगी +1 और क्लोरीन की होगी यहाँ पर -1। प्रोडक्ट साइड पे है पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम की +1, क्लोरीन की -1। उससे आगे है क्रोमियम क्लोराइड,
तो क्रोमियम जैसे हमने पहले कहा ट्रांजिशन मेटल है, तो हमें इसकी नहीं पता होगी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करती है ना ये। तो पहले हम क्लोरीन को दे लेंगे। क्लोरीन की अगर एक क्लोरीन एटम शो करे -1, तो 3 क्लोरीन एटम्स की क्या होगी, मल्टीप्लाई कर लें 3 के साथ, आंसर आएगा -3। तो मालिक्यूल के अंदर जितना नेगेटिव चार्ज हो उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, तो अगर -3 है तो उतना ही प्लस चार्ज होगा, यानी क्रोमियम का होगा +3। क्लोरीन Cl2 मालिक्यूल ये फ्री स्टेट में मौजूद है, तो इसका मतलब इसकी फ्री स्टेट में कोई भी एलिमेंट, कोई भी मालिक्यूल हमारे पास होता है तो उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो होता है 0। वाटर मालिक्यूल जिसमें एक प्रोटॉन की +1 हो, तो मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज +2 है, तो एक ऑक्सीजन का यहाँ पर -2। अब ऑक्सीडेशन नंबर हमने तमाम एलिमेंट्स को असाइन कर दिए। अब रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे हमने एग्जामिन करना है, आइडेंटिफाई करना है उन एलिमेंट्स को जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज आया है, ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज आया है। पोटेशियम का यहाँ पर +1 है, प्रोडक्ट साइड पे यहाँ पर पोटेशियम का +1 है, कोई चेंज नहीं आया। क्रोमियम का अगर देखें, एक क्रोमियम का यहाँ पर है +6 और यहाँ पर एक क्रोमियम का है +3, सो इसका मतलब यहाँ पर चेंज आया है। क्रोमियम का रिएक्टेंट साइड पे है +6 ऑक्सीडेशन नंबर और +6 से चेंज हो रहा है +3 के अंदर प्रोडक्ट साइड पे क्रोमियम क्लोराइड के अंदर। तो +6 से +3 इट इज़ अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, सो इट इज़ रिडक्शन। आगे हम देखें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का यहाँ -2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन का -2 है प्रोडक्ट साइड में वाटर के अंदर। आगे है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड का रिएक्टेंट साइड पे क्या है, प्रोटॉन का +1 है, प्रोडक्ट साइड पे अगर देखें तो +1 ही है, नो चेंज। क्लोरीन का यहाँ पर -1 है, पोटेशियम क्लोराइड में -1 है, नो चेंज। क्रोमियम क्लोराइड में एक क्लोरीन एटम का -1 है, नो चेंज। लेकिन क्लोरीन मालिक्यूल जब बना है तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन जो स्टेट है, ऑक्सीडेशन नंबर इट इज़ 0। इसका मतलब दो तरह के हमारे पास क्लोरीन है प्रोडक्ट साइड पे, वो क्लोरीन एटम्स जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आया और वो क्लोरीन एटम्स जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आया है। तो पहले तो हम उसको यहाँ पर सेपरेटली लिख लें कि क्लोरीन रिएक्टेंट साइड पे एक ऐसी मौजूद है जिसकी -1 ऑक्सीडेशन नंबर है और वो चेंज हो रही है 0 में, सो इट इज़ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और दूसरी हम इसकी डेफिनेशन यहाँ पर यूज़ कर लेंगे कि इट इज़ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इट इज़ ऑक्सीडेशन। दो तरह के हमने कहा कि क्लोरीन यहाँ पर मौजूद है प्रोडक्ट साइड पे, एक क्लोरीन जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं आया, -1 ही है, लेकिन एक क्लोरीन है जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आया, उसको हमने लिख लिया। तो फिर हमें क्या करना चाहिए कि यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पे दो HCl मालिक्यूल लिखने चाहिए। एक HCl जो रिप्रेजेंट करेगा पोटेशियम क्लोराइड और क्रोमियम क्लोराइड के प्रोडक्शन को, और एक HCl जो हम लिखेंगे वो रिप्रेजेंट करेगा इस क्लोरीन मालिक्यूल की प्रोडक्शन को। सो हम अब इक्वेशन को इस तरह से लिख लेंगे जिसमें रिएक्टेंट साइड पे हमने लिख लिए 2 HCl और साथ में इनकी जहाँ जहाँ पर चेंज आ रहा है उनको भी हम डिनोट कर देंगे इस तरीके से। ये स्टेप नंबर 1 यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। स्टेप 2 है आगे, draw arrows between same elements whose oxidation numbers have changed। के पहले स्टेप में जैसे हमने आइडेंटिफाई कर लिया एलिमेंट्स को, जिन एलिमेंट्स में ऑक्सीडेशन नंबर का कोई ना कोई चेंज आ रहा है, तो उसके बाद हमने उन एलिमेंट्स के दरमियान एरोज की मदद से उस चेंज को इंडिकेट कर देना है। और उसके बाद हमने उस एरोज की मदद से ये भी बता देना है कि कितने इलेक्ट्रॉन गेन या कितने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो रहे हैं। देन फिर हम उनको बैलेंस कर देंगे इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस्ट को। इक्वेशन हम लिखेंगे जिसके अंदर हमने 2 HCl के मॉलिक्यूल लास्ट पे ऐड किए। एक HCl का मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट कर रहा है नो चेंज को और एक HCl का मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज को, ऑक्सीडेशन नंबर के चेंज को, और साथ में हम इनकी ऑक्सीडेशन नंबर भी मेंशन कर देंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर अब यहाँ पर हम सिर्फ उन एटम्स की मेंशन कर रहे हैं जिनकी वजह से कोई ना कोई चेंज आया है, यानी सिर्फ क्लोरीन एटम्स की मेंशन करेंगे और सिर्फ क्रोमियम एटम की यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन करेंगे। फर्स्ट एरो हम ड्रा करेंगे बिटवीन क्रोमियम एटम्स। तो क्रोमियम रिएक्टेंट साइड पे +6 ऑक्सीडेशन नंबर है, प्रोडक्ट साइड पे +3 ऑक्सीडेशन नंबर है। पीछे हमने बता दिया कि इट इज़ रिडक्शन। तो रिडक्शन जब होती है तो वहाँ पर होता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होगा तो तब उसको हम फिनोमेना को बोलते हैं रिडक्शन है। तो +6 से +3 में चेंज आने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो तब +6 से +3 ऑक्सीडेशन नंबर आता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे +3 इलेक्ट्रॉन्स।
और रिडक्शन है ये भी रिप्रेजेंट कर देंगे एरो पे। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो रिएक्टेंट साइड पे 2 क्रोमियम एटम है। एक क्रोमियम एटम में 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो ठीक है, क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन नंबर हमें मिल गया। लेकिन यहाँ पर क्योंकि 2 क्रोमियम एटम्स हैं तो ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं उसके लिए हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, तो आंसर क्या आएगा 6। यानी ओवरऑल 6 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, रिडक्शन हुई है। अब हम क्लोरीन के बारे में उसको इंडिकेट करेंगे एरो की मदद से। -1 से 0 में जाना, एक क्लोरीन एटम अगर -1 से 0 में जाता है तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ऑक्सीडेशन होगी, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है ऑक्सीडेशन होने के लिए। तो ये हमने स्टेप नंबर 2 का जो पहला है पार्ट, जिसमें हमने एरोस की मदद से चेंज को इंडिकेट कर दिया। अब हमने इन इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन लॉस्ट को बैलेंस करना है, तो अलग से दोबारा से इक्वेशन लिख लेंगे वही वाली। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं। इसका मतलब वो 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए हैं, इस क्लोरीन एटम्स की वजह से। तो एक क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रही है, तो यहाँ पर 6 क्लोरीन एटम्स होने चाहिए जो कि 6 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं क्रोमियम के लिए, जो कि ऐड होते हैं। तो इस HCl के साथ हम लिख लेंगे 6, फिर ये बैलेंस हो जाएगा कि जो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस्ट हुए हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन गेन लॉस्ट यहाँ पर बैलेंस हो गया। अब इस HCl की वजह से ये वाला मॉलिक्यूल बन रहा है क्लोरीन का, Cl2 मॉलिक्यूल। इन दोनों को बैलेंस कर लेते हैं। तो रिएक्टेंट साइड पे 6 Cl है, प्रोडक्ट साइड पे 6 करने के लिए हम क्या करेंगे, क्लोरीन के साथ 3 लिख दें अगर, तो 3 × 2 ये 6 बन जाएगा। तो ये क्लोरीन एटम्स, वो वाले क्लोरीन एटम्स जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है, वो दोनों साइड पे अब बैलेंस हो गए हैं। अब अगला काम है हमारे पास क्रोमियम एटम्स को बैलेंस करना। तो क्रोमियम एटम्स को बैलेंस करने के लिए हम क्या देखेंगे, रिएक्टेंट साइड पे हमने कहा 2 क्रोमियम एटम्स हैं, ओवरऑल 6 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। 6 इलेक्ट्रॉन जब हम ऐड करेंगे तो 2 में होंगे ना, क्योंकि एक क्रोमियम एटम के अंदर तो 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं और वो ये क्रोमियम एटम है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट साइड पे भी 2 क्रोमियम एटम्स होने चाहिए जिन्होंने उन 6 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो प्रोडक्ट साइड पे जो क्रोमियम क्लोराइड है इसके साथ भी हम लिख देंगे 2। तो अब क्रोमियम भी दोनों साइड पे बैलेंस हो गया है। सो ओवरऑल अब यहाँ तक हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इक्वल हो गए हैं। इस HCl मॉलिक्यूल से 6 क्लोराइड आयंस की वजह से 6 इलेक्ट्रॉन जो रिमूव हुए वो गेन किए हैं इन 2 क्रोमियम एटम ने प्रोडक्ट साइड पे। और दूसरी साइड पे हम क्या बता रहे हैं कि ये जो 6 क्लोरीन एटम्स हैं फिर ये क्या बन जाते हैं, क्लोरीन मॉलिक्यूल, क्लोरीन गैस बनाते हैं। और इनको 6 पूरा करने के लिए हमने क्या किया कि 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ 3 लिख लिया। यहीं पर हम पोटाशियम को भी बैलेंस कर लेते हैं। पोटाशियम, अगर हम पोटाशियम डाइक्रोमेट में देखें यहाँ पर तो 2 हैं, इस मॉलिक्यूल के साथ भी हम क्या करेंगे, यहीं पे 2 लिख लेते हैं। तो अब तक यहाँ पर पोटाशियम, क्रोमियम और क्लोरीन ये बैलेंस हो चुकी हैं। लास्ट स्टेप है, यहाँ पर हमने उन क्लोरीन एटम्स को भी फिर बैलेंस कर लेना है जिन क्लोरीन एटम्स में कोई भी चेंज नहीं आया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे। और उसके बाद बाकी के जो भी एटम्स रह जाएंगे उनको बैलेंस कर लेना है हमने, यानी बाकी की इक्वेशन को फिर बैलेंस करेंगे। हमने वो इक्वेशन लिख ली जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट को अभी बैलेंस किया था, और पोटाशियम का भी हमने दोनों साइड बैलेंस कर लिया। अब फर्दर है हमारे पास बाकी 2 चीज़ें। एक है हमारे पास हाइड्रोजन एटम और दूसरी है हमारे पास ऑक्सीजन एटम। क्योंकि पोटाशियम, क्लोरीन और क्रोमियम बैलेंस हो चुकी है, बाकी हमारे पास ऐसे क्लोरीन एटम्स अभी तक मौजूद हैं जिनमें कोई भी चेंज नहीं था आया, और प्रोटॉन्स और ऑक्सीजन मौजूद हैं। तो इनमें से पहले हम उन क्लोरीन एटम्स को बैलेंस करेंगे जिनमें कोई भी चेंज नहीं आया। प्रोडक्ट साइड पे अगर हम देखें तो ये 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे थे, पोटेशियम क्लोराइड बन रहा और क्रोमियम क्लोराइड बना। इनमें टोटल हम क्लोरीन काउंट कर लेंगे कितने हैं। तो इस मॉलिक्यूल में अगर हम काउंट करें तो 2 × 3 6, इस मॉलिक्यूल की वजह से 2 क्लोरीन एटम्स, टोटल है हमारे पास 8 क्लोरीन एटम्स ऐसे हैं प्रोडक्ट साइड पे KCl और क्रोमियम क्लोराइड की वजह से जिनमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा। और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ये HCl मॉलिक्यूल लिखा था। इसका मतलब यहाँ पर हम लिख लेंगे इसके साथ 8। तो अब हमारे पास वो क्लोरीन एटम्स भी बैलेंस हो गए हैं
that do not undergo any change। अब पीछे रह गए हैं प्रोटॉन्स और ऑक्सीजन। यहाँ पर ये जो प्रोटॉन्स हैं हाइड्रोजन एटम और ये जो ऑक्सीजन एटम है, इनको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं रिएक्टेंट साइड पे पोटेशियम डाइक्रोमेट में 7 ऑक्सीजन है, इसका मतलब यहाँ पर भी हमारे पास 7 ऑक्सीजन होने चाहिए वाटर मॉलिक्यूल में। और टोटल हम प्रोटॉन अगर काउंट करें, रिएक्टेंट साइड पे प्रोटॉन्स हैं हमारे पास ओवरऑल, इस 8 को इस 6 में ऐड करें तो ये बन गए 14। और प्रोडक्ट साइड पे अगर हम देखें तो सिर्फ यही मॉलिक्यूल है जिसके अंदर प्रोटॉन है और वो प्रोटॉन है 2। तो यहाँ पर प्रोडक्ट साइड पे हैं 2 प्रोटॉन्स। अब हमने इन 2 प्रोटॉन्स को 14 बनाना है तो किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें ये 14 बन जाए, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको हम 7 के साथ, यानी इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 7, जिसकी वजह से रिएक्टेंट साइड के प्रोटॉन्स और प्रोडक्ट साइड के प्रोटॉन्स भी बैलेंस हो गए हैं और जो ऑक्सीजन है वो भी बैलेंस हो गए हैं। ऑक्सीजन सिर्फ इस मॉलिक्यूल के अंदर थी पोटेशियम डाइक्रोमेट में 7 ऑक्सीजन, यहाँ पर अगर देखें वो भी बैलेंस हो गए हैं। तो ये 3 स्टेप्स हैं जिनकी मदद से हम किसी रिडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। ओवरऑल जो फाइनल हमारी इक्वेशन बनेगी वो इस तरह से होगी, पोटेशियम डाइक्रोमेट 14 HCl मॉलिक्यूल, लास्ट में हमने क्या करना है कि इन दोनों को भी ऐड करके लिख देना है, 2 पोटेशियम क्लोराइड मॉलिक्यूल्स, 2 क्रोमियम क्लोराइड, 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स और 7 वाटर मॉलिक्यूल। तो फाइनल इक्वेशन ये बनेगी हमारी बैलेंस करने के बाद।